नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख सुरक्षा और अन्वेषण एजेंसियों के बारे में, जो भारत के अंदर और इसके अलावा इंटरनेशनल स्तर पर एक रिसर्च एजेंसी के तौर पर काम करती है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीबीआई के बारे में, जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहा जाता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनआईए के बारे में, जिसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कहा जाता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे आरएडब्ल्यू के बारे में यानी रॉ के बारे में, जैसे अनुसंधान और विश्लेषण विंग कहा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन एजेंसियों की स्थापना कैसे हुई और स्थापना की ज़रूरत कैसे पड़ी और इन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है, और इसके अलावा अब तक इन एजेंसियों में जो कितने संशोधन हो चुके हैं, इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, और इसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1961 में स्थापित एक विशेष पुलिस स्थापना यानी एसपीई में जो है इसकी ताकत है, और इसे शक्ति जो है वहीं से मिलती है। इसकी बात करें कि ये इसकी स्थापना कैसे हुई, तो संतानम भ्रष्टाचार निवारण समिति 1962 से 64 की सिफारिशों के बाद इसका गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी जैसे ही भ्रष्टाचार समिति संतानम नाम से गठित की गई, तो समिति के द्वारा जो है इसकी ज़रूरत महसूस हुई, और फिर इसकी सिफारिशों के बाद इसका गठन हुआ। इसका आदर्श वाक्य की बात करें कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो उद्योग निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा यानी इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी इसका आदर्श वाक्य है। अब इसकी संरचना और गठन का बात करें, तो इसका नेतृत्व एक डायरेक्टर करता है, और डायरेक्टर यानी निदेशक की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, यानी अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है उसका नेता होता है। एंड इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश इसमें शामिल होता है। जब भी ये समिति गठित होती है तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष दल का नेता होता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। अब इसके कार्य की बात करें कि ये फंक्शन कैसे करता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और इसके अलावा दुराचार के मामलों की ये पूरी तरीके से जांच करता है, और राजकोषीय और आर्थिक कानूनों जैसे कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या आयकर जैसे कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो ये उसकी जांच करता है। एंड इसके अलावा पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों का ये अन्वेषण करता है। विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और राज्य पुलिस स्थापना बलों के बीच ये समन्वय रखता है। यानी ये बेसिकली पूरी तरीके से भ्रष्टाचार विरोधी और एक संगठन के तौर पर यानी एजेंसी के तौर पर काम करता है। और अगर कोई केंद्रीय राजकोषीय और आर्थिक कानून है उनका उल्लंघन करता है, या कोई पेशेवर कोई अपराधी या आपराधिक कोई गिरोह है उनके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है और अपराध ज़्यादा ही गंभीर किस्म का होता है, तो उन्हें सीबीआई देखती है। एंड इंटरपोल के भारतीय नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में ये काम करती है। एंड इसके अलावा इसके गोल की बात करें कि इसका मेन टारगेट क्या रहता है, तो संविधान और कानून के शासन को बनाए रखना, और इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और पुलिस बलों को नेतृत्व प्रदान करना इसका मेन टारगेट रहता है। अब इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें कि इसका ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, तो इसका अधिकार क्षेत्र मूल रूप से केंद्र शासित प्रदेशों तक है। यानी इसे शक्ति जो है केंद्र शासित प्रदेशों तक काम करने की है, और हालांकि ये राज्यों में जांच करने के लिए इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी डीएसपी अधिनियम की जो सेक्शन है 6 उसके तहत संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बाद जो है ये राज्यों में भी पूरी तरीके से जांच कर सकती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सहमति के बिना भी सीबीआई को जांच का आदेश जो है राज्य सरकार दे सकती है, और उसके बाद सीबीआई राज्य सरकार के आदेश पर जांच कर सकती है। अब इसके अनुच्छेद और कानूनी आधार की बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी डीएसपी अधिनियम 1946 से इसे प्राप्त होती हैं, और संवैधानिक रूप से यह 7वीं अनुसूची की संघ सूची सूची नंबर 1 की प्रविष्टि 8 केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो के अंतर्गत ये आता है, और उसी के अनुसार इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। एंड इसके प्रमुख प्रावधान और संशोधन की बात करें तो लोकपाल अधिनियम 2013 इसने निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया है, और अभियोजन निदेशालय के गठन का प्रावधान किया है। यानी लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत इसमें संशोधन किया गया है। एंड इसके अलावा डीएसपी संशोधन अधिनियम 2021 इस संशोधन ने केंद्र सरकार की सीबीआई निदेशक के कार्यालय को न्यूनतम 2 वर्ष के बाद 1 साल के लिए बढ़ाकर 5 साल तक करने की जो शक्ति प्रदान की है। यानी इसके जो डीएसपी संशोधन 2021 का जो अधिनियम है
उस अधिनियम के द्वारा सीबीआई निदेशक के कार्यालय को जो कार्यकाल है उसका खासतौर पर उस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए इसे जो है शक्ति मिली हुई है कि वो इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ा सकता है। अब बात करें एनआईए के बारे में कि एनआईए क्या है, तो एनआईए भारत की एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानूनी प्रवर्तन एजेंसी है जिसे विशेष रूप से आतंकवाद के जटिल नेटवर्क से निपटने के लिए इसे बनाया गया है। अब इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका गठन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों यानी 26/11 के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत वर्ष 2009 में इसका गठन किया गया। यानी जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 का, तो उस हमले के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 का जो है आया और उस अधिनियम के तहत 2009 में एनआईए का गठन किया गया। अब इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो राष्ट्र रक्षा प्रथम कर्तव्य है, नेशनल प्रोटेक्शन इज फर्स्ट ड्यूटी, इसका आदर्श वाक्य है। और गठन और संरचना की बात करें तो यह गृह मंत्रालय यानी MHA के प्रशासनिक नियंत्रण पर काम करती है। इसका नेतृत्व एक महानिदेशक यानी डीसी करता है जो एक वरिष्ठ IPS अधिकारी होता है। कार्य की बात करें तो ये आतंकवाद, टेरर फंडिंग, जाली मुद्रा, इनसे संबंधित अपराधों की जांच करती है और इसके अलावा परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों और विमान अपहरण जैसी गंभीर अपराधों का भी ये अन्वेषण करता है। इसके अलावा आतंकवाद से संबंधित जानकारी का एक राष्ट्रीय भंडार यानी स्टोर हाउस बनाना भी इसका ही काम है। इसके अलावा लक्ष्य की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध उत्पन्न करना इसका एक टारगेट रहता है। और इसके अलावा वैज्ञानिक जांच के माध्यम से त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना, मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी इसका एक मुख्य कार्य है। एंड इसके अलावा अधिकार क्षेत्र की बात करें कि इसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, तो एनआईए के पास पूरे देश में समवर्ती अधिकार क्षेत्र यानी कॉनकरेंट ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त है। ये पूरे देश में कहीं भी जो है जांच पड़ताल कर सकती है। इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार राज्य की सहमति के बिना भी इसे अनुसूचित अपराधों की जांच सौंप सकती है। यानी यहाँ पर सीबीआई को जरूरत पड़ती थी कि वो राज्य सरकार से सहमति ले, लेकिन एनआईए को इस प्रकार की कोई भी सहमति लेने की जरूरत नहीं है। वो बगैर बताए भी वहाँ पर इस प्रकार के अपराधों की जांच कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद और कानूनी आधार की बात करें तो यह पूर्णतः एक सांविधिक यानी स्टेचुटरी निकाय है। इसकी शक्तियां जो है अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 1 भारत की रक्षा और इसके अलावा प्रविष्टि 8 से संबंधित है। यानी इससे शक्तियां अनुच्छेद 246 और इसके तहत जो 7वीं अनुसूची है उसकी संघ सूची की प्रविष्टि 1 है, जिसमें बताया गया है कि भारत की रक्षा सर्वप्रथम है उसके तहत और 8वीं प्रविष्टि से संबंधित है, जहां से इसे कानूनी संरक्षण मिलता है। इसके अलावा प्रमुख प्रावधान और संशोधन की बात करें तो एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसके तहत इसमें संशोधन किया गया है। विदेश अधिकार क्षेत्र की बात करें तो एनआईए भारत के बाहर किए गए उन अनुसूचित अपराधों की जांच कर सकती है जो भारतीय नागरिकों और इसके अलावा भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। यानी एनआईए विदेश में जाकर भी ऐसे मामलों ऐसे अपराधों की जांच कर सकती है जो भारतीय नागरिकों या फिर भारत के हितों को प्रभावित करती है या भारत के खिलाफ कोई काम करती है। इसके अलावा नए अपराधों का समावेश यानी मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण और साइबर आतंकवाद IT अधिनियम की धारा 66F को इसके दायरे में शामिल किया गया है। यानी इसमें जो अपराध नए जोड़े गए हैं वो मानव तस्करी, जाली मुद्रा, इस प्रकार के आतंकवाद से संबंधित जो भी अपराध हैं वो इसमें जोड़े गए हैं। विशेष न्यायालय की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए एक सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने की शक्ति दी गई है। यानी इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया जा सकता है। एंड इसके अलावा अब बात करें भारत के अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग की यानी RAW की, तो रॉ भारत की एक प्राथमिक विदेश खुफिया एजेंसी है जो मुख्य रूप से देश के बाहर खुफिया जानकारी जुटाने में और सामरिक हितों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। यानी रॉ खासतौर पर भारत से बाहर रह करके काम करती है और भारत के हितों को सुरक्षित करती है। अब इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी और 1962 और 1965 के युद्धों के दौरान खुफिया विफलताओं के बाद
एक समर्थित विदेश खुफिया एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई थी और उसके बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिसके बाद जो है एनआईए काओ के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। यानी RN काओ के नेतृत्व में भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी RAW का गठन किया गया था। अब इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो धर्मो रक्षति रक्षता, यानी धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, यह इसका आदर्श वाक्य है। एंड इसके अलावा गठन और संरचना की बात करें तो रॉ एक स्वतंत्र एजेंसी के बजाय मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट का एक विंग है और यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है। इसका प्रमुख सचिव अनुसंधान कहलाता है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA को रिपोर्ट करता है। यानी खासतौर पर RAW है वो खास भारत के अंदर मंत्रिमंडल सचिवालय के तौर पर काम करता है इस तरीके से, और ये खासतौर पर सीधे तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होता है और इसका जो सचिव होता है वो अनुसंधान कहलाता है और ये सीधा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उसे रिपोर्ट करता है, उसे जानकारी देता है। एंड इसके अलावा इसके कार्य की बात करें तो पड़ोसी देशों की राजनीतिक और इसके अलावा सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना, विदेशी खुफिया जानकारी का संग्रह और विश्लेषण करना, आतंकवाद विरोधी विदेशी संचालन और इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा करना है। और इसके अलावा भारत की विदेश नीति के निर्माण के लिए गुप्त रणनीतिक इनपुट प्रदान करना है। और इसके लक्ष्य की बात करें तो विदेशी सुरक्षा खतरों को रोकना और वैश्विक स्तर पर भारत के सामरिक हितों को प्रभाव को जो है बढ़ाना है। ये खासतौर पर भारत के जो हित हैं उन्हें विदेशों में सुरक्षित करती है और भारत के जो परमाणु कार्यक्रम है, विदेशी संचालन है, इन सभी को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है, सुरक्षित करती है। एंड इसके अलावा इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो इसका अधिकार कार्य क्षेत्र है वो मुख्य रूप से भारत की सीमाओं के बाहर है। यानी इसके जो अधिकार क्षेत्र है, कार्य करने का जो क्षेत्र है वो भारत की भूमि से बाहर का है, यानी विदेशों में ये काम करती है। यह आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के साथ मिलकर भी काम करती है। अनुच्छेद और कानूनी आधार की बात करें तो रॉ ना तो एक वैधानिक निकाय है और ना ही एक संवैधानिक निकाय है। इसका निर्माण एक कार्यकारी आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से हुआ है और यह अनुच्छेद 73 के तहत संघ की कार्यकारी जो शक्ति है उसका एक हिस्सा है और संघ सूची की प्रविष्टि 10 विदेशी मामलों से जुड़ा हुआ है। यानी रॉ की बात करें तो ये ना तो एक वैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है। इसका निर्माण एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से हुआ था जो अनुच्छेद 73 के तहत जो है संघ की कार्यकारी शक्ति का एक हिस्सा है और संघ सूची की प्रविष्टि 10 के तहत इसे विदेशी मामलों से जोड़ करके जो है देखा जाता है। अब इसके प्रावधान की बात करें किन इसके जो प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं तो RTI से छूट, रॉ को सूचना का अधिकार अधिनियम RTI अधिनियम 2005 की धारा 24 के तहत सुरक्षा मिली हुई है और खुफिया संगठनों को की श्रेणी में रखा गया है, अतः यह इसके दायरे से बाहर है। यानी आप रॉ से किसी भी प्रकार की सूचना की मांग नहीं कर सकते हैं। एंड इसके अलावा RAS सेवा यानी 1983 में रॉ के अधिकारियों के लिए एक समर्पित कैडर अनुसंधान एवं विश्लेषण सेवा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस बनाया गया है। और यह अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करें तो खुफिया संगठन यानी अधिकारों पर प्रतिबंध अधिनियम 1985 के तहत इसके कर्मचारियों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है ताकि गोपनीयता और अनुशासन है वो बना रहे। अब यहाँ पर तीनों की तीनों एजेंसियों में कुछ अंतर दिए गए हैं, उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रकार की बात करें तो CBI एक मुख्य जांच एजेंसी है, वहीं NIA एक आतंकवाद विरोधी एजेंसी है और जो रॉ है वो एक विदेशी खुफिया विंग है। और इसके अलावा इन तीनों की कानूनी स्थिति की बात करें तो CBI है वो एक गैर सांविधिक निकाय है। इसे DSPE एक्ट 1946 के तहत इसे शक्तियाँ मिली हुई हैं। और NIA की बात करें तो ये एक सांविधिक निकाय है, NIA एक्ट 2008 के तहत इसे बनाया गया था। और वहीं रॉ की बात करें तो ये एक गैर सांविधिक यानी निकाय है और ये कार्यकारी आदेश के तहत इसका निर्माण किया गया था। और इसके अलावा नियंत्रण की बात करें तो CBI है उस पर नियंत्रण जो है DOPT यानी कार्मिक मंत्रालय रखता है और वही जो NIA है उस पर नियंत्रण जो है गृह मंत्रालय यानी MHA रखता है। और रॉ की बात करें तो इस पर मंत्रिमंडल सचिवालय यानी PMO का पूरी तरीके से इस पर नियंत्रण रहता है। अब राज्य की सहमति की बात करें तो CBI के लिए जो है DSPE जो एक्ट है 1946 का, इसके तहत इसकी धारा है 6 इसके तहत जो है CBI को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी अगर ये वहाँ पर अन्वेषण करती है या वहाँ पर किसी प्रकार की जांच करती है तो। लेकिन NIA को इस प्रकार की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं अगर रॉ की बात करें तो ये लागू नहीं होता क्योंकि ये विदेश में कार्य करती है।
और इसके अलावा मुख्य अनुच्छेदों की बात करें तो सीबीआई है वो संघ सूची की प्रविष्टि 8 के अंतर्गत इसे जो कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। और इसके अलावा एनआईए की बात करें तो यह संघ सूची की प्रविष्टि 1 और 8 के तहत इसे संरक्षण मिला हुआ है। और वही रॉ की बात करें तो रॉ को अनुच्छेद 73 और संघ सूची की प्रविष्टि 10 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। तो इस प्रकार से तीनों एजेंसियां कुछ तरीके से कुछ कुछ मायनों में पूरी तरीके से अलग हैं और इन्हें अलग अलग तरीके से काम के लिए बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं भारत के अंदर और भारत के बाहर भी भारत के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें आपने समझा कि किस प्रकार से भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कैसे काम करती हैं और इनकी स्थापना कैसे हुई और स्थापना की ज़रूरत कैसे पड़ी, और इसके अलावा अब तक इनमें कितने कितने और कौन कौन से संशोधन हो चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।